हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज। सर, हमने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है जी। और पार्टनरशिप के बारे में समझा था कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड विद एन अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ प्री डिफाइंड रेशो, तो उस फर्म को या उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, 4 पॉइंट्स ही पढ़े थे हमने, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें, ठीक है। When two or more people join hands to set up a business and share profits and losses, they are said to be in partnership. अब partnership govern किस कानून के अंतर्गत होती है? The Partnership Act 1932. So according to section 4 of Partnership Act 1932, partnership can be defined as relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. अब समझो साहब, 10 लोग इकट्ठे हुए पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। अब या तो वो 10 के 10 बिजनेस एक्टिविटीज को हैंडल कर सकते हैं या एक आदमी हैंडल करता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अदर 9 एंड हिमसेल्फ। यानी कि या तो सारे के सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं या कोई एक पार्टिसिपेट कर सकता है बाकी सबके बिहाफ पर, या 2 या 3 या 4 एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। एजेंसी मतलब जब दो लोग पार्टनरशिप फर्म के अंदर आते हैं और वो दोनों पार्टनर्स होते हैं, तो मान लीजिए मैं हूं मिस्टर ए, मेरे दूसरे पार्टनर है मिस्टर बी। तो साहब, मैं अगर किसी से कोई वादा कर रहा हूं तो इनडायरेक्टली मिस्टर बी भी वादा कर रहे हैं। मैं एजेंट हूं मिस्टर बी का, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है, यानी कि ये डीम्ड होता है, ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि आप जो कह रहे हो आपके दूसरा वाला पार्टनर भी वही चीज कह रहा है, तो आप पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन पर आपका डिसीजन, आपका कंडक्ट, आपके एक्शंस बाइंडिंग है। यानी कि अगर एक पार्टनर ने चोरी कर ली तो भाई साहब वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म लायबल है एक पार्टनर के एक्शंस के लिए। तो ये अच्छा बोलो या बुरा बोलो, लेकिन दिस इज हाउ इट इज इन अ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि दो लोग अगर पार्टनर हैं तो एक के एक्शंस दूसरे के एक्शंस माने जाएंगे, एक का डिसीजन दूसरे का डिसीजन माना जाएगा, ठीक है। इसको अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर persons who have entered into partnership firm are called partners। इन लोगों को क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। एंड अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी अलग नहीं है। इसका मतलब पार्टनर्स और उनकी फर्म अलग नहीं है, एक ही एंटिटी है, जिसकी वजह से अगर कल को कंपनी बंद हुई, फर्म बंद हुई, तो उस केस में जितना भी पैसा, जितना भी डेट होगा, ठीक है, बिजनेस एसेट्स बेचने के बाद, वो हम पार्टनर्स के पर्सनल एसेट से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है जी। हेडिंग लिखेंगे अगली, फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Features of a partnership firm. Formation. A partnership firm is governed by the Partnership Act 1932 is governed by the Partnership Act 1932. Partnership is an agreement between two or more parties to do business together
to do business together and share profits and losses The agreement can either be written, तो ये preferred है वैसे written तो, और oral. So या तो agreement written हो सकता है या oral हो सकता है, लेकिन written हमेशा preferable है, लिखत में ही हो. The agreement should be to carry a business, यानी कि कोई business activity के लिए ही पार्टनरशिप होनी चाहिए. यानी कि अगर मैंने किसी के साथ मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद ली, जॉइंट प्रॉपर्टी होल्ड करता हूँ मैं किसी के साथ, लेकिन वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए अग्रीमेंट नहीं किया मैंने, तो दैट्स नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, दैट्स नॉट पार्टनरशिप. आपने मिलकर किसी के साथ एक प्रॉपर्टी खरीद ली, दैट्स ऑल. क्योंकि उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी का अग्रीमेंट नहीं है, तो वो पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है. ठीक है. The agreement must be to share profits or losses of the business. ठीक है जी, आप धंधा करने बैठे हैं, चैरिटी करने नहीं बैठे हैं, तो अग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. फिर अगला है नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं. अच्छा, अब कमाल की बात यह है, ये सवाल कई जगह पूछा जाएगा. पार्टनरशिप्स और पार्टनरशिप फर्म्स को गवर्न करने के लिए जो लॉ है वो है द पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन नंबर ऑफ पार्टनरशिप की जो मैक्सिमम सीलिंग है वो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखी हुई, वो द कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि वैसे तो सारी चीजें, पार्टनरशिप कैसे डील होगी, कैसे बनेगी, कैसे डिसॉल्व होगी, रिटायरमेंट पे क्या होगा, बाकी सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखी हुई हैं, सिवाय एक चीज, नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम सीलिंग, यानी कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, ये लिखा गया है कंपनीज एक्ट में. सो कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 होता था, वो 2013 हो गया. लिखेंगे जी, ओए मिनिमम, तो मिनिमम तो साहब 2 हो सकते हैं, और क्या. मैक्सिमम 50 हो सकते हैं. नाउ दिस इज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 read with the company's miscellaneous rules (2014). तो ये 50 की लिमिट कहाँ लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013, रेड विद कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014. चलें आगे. थर्ड पॉइंट, लायबिलिटी. भाई साहब, लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड. देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर. बट अब एक नया कॉन्सेप्ट और आ गया है विच इज नोन एज LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, बाय डिफॉल्ट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर.
द पार्टनर्स हैव unlimited liability. The partners have unlimited liability. Personal assets may be used for repaying the debts in case the business assets are insufficient to pay business debts. The partners are individually and jointly liable for payment of firm's debts. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी। ठीक है जी, पढ़ो पहले इस लाइन को, फिर इसको डिस्कस करते हैं। The partners are individually and jointly liable for the payment of firm's debts. साहब ये ना शब्द बहुत जगह यूज होगा, इंडिविजुअली एंड जॉइंटली, यानी कि इंडिविजुअली भी लायबल हैं और जॉइंटली भी लायबल हैं। ठीक है, अंग्रेजी तो समझ में आ रही है, मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल लिखते हैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल, दो पार्टनर ए एंड बी, ठीक है, दोनों का शेयर 50-50, 1:1 का शेयर है, यानी कि 10 रुपए का मुनाफा होगा तो दोनों 5-5 रुपए बांटेंगे। दोनों ने धंधे में पैसा बराबर लगाया, 1 लाख रुपए। ठीक है, अब साहब जो फर्म के एसेट्स हैं आज की डेट पे वो है 10 लाख रुपए के, ठीक, और जो फर्म की लायबिलिटी है, लायबिलिटीज जो हैं वो हैं 12 लाख रुपए की। अब अगर आज की डेट में धंधा बंद होता है, फर्म बंद होती है, तो इस केस में क्या किया जाएगा? साहब ये बिजनेस एसेट्स हैं, ये फर्म के एसेट्स हैं, ये 10 लाख रुपए के एसेट्स बेचे जाएंगे और जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो पे ऑफ की जाएंगी। लेकिन ये पे ऑफ करने के बाद आपकी लायबिलिटी कितनी रह जाएगी जो पे ऑफ नहीं हो पाएगी? वो है साहब 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ऐसी लायबिलिटी है जो एसेट्स बेचकर भी पे ऑफ नहीं हो पाई। अब क्या करेंगे? अब पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को बेचना शुरू करेंगे। ठीक, अच्छा साहब हमने बोला पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल, यानी कि ये 2 लाख रुपए की लायबिलिटी पे ऑफ करने की, रीपे करने की ए और बी की लायबिलिटी जॉइंट लायबिलिटी है। पहले जॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जॉइंट लायबिलिटी बोल रहे हैं तो 2 लाख देने हैं भाई, 50-50% की कहानी थी, तो ए और बी 1 लाख पे करेंगे, कहानी खत्म। दिस इज व्हाट जॉइंट लायबिलिटी इज। इंडिविजुअल लायबिलिटी हुआ ये
कि जो 2 लाख देने थे वो हमने तो बोला ए भैया और बी भैया 1-1 लाख पे करो। पता लगा मिस्टर ए का पहले ही दिवाला निकल चुका है, ही इज बैंकरप्ट, ही इज इंसॉल्वेंट, उनके पास एक अठन्नी भी नहीं है पे करने के लिए। सो मिस्टर ए इज इंसॉल्वेंट इज इन दिस सिचुएशन। अब बी की लायबिलिटी 1 लाख या 2 लाख? भैया 2 लाख। सो यू आर इंडिविजुअली लायबल फॉर द फर्म्स डेट्स। तो अगर कोई और नहीं पे कर पा रहा तो सारा डेट आप पे करोगे। दिस इज वॉट इंडिविजुअल एंड जॉइंट लायबिलिटी इज। ठीक है, समझ में आया हमको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आप ना बहुत जगह पढ़ोगे, अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, बहुत जगह पढ़ोगे। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड जॉइंटली लायबल फॉर पेमेंट ऑफ द फर्म डेट्स। तो पहले तो आधा आधा, लेकिन अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके शेयर का डेट भी आप पे करोगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है पॉइंट, लायबिलिटी हो गई। फोर्थ पॉइंट, रिस्क बेयरिंग। The partners collectively bear the risk of firm, the risk of the firm. The reward for risk bearing, the reward for risk bearing is the profit which is distributed among the partners in an agreed ratio, among the partners in an agreed ratio. Similarly, the losses are also distributed in that agreed ratio. तो साहब रिस्क सारे के सारे कलेक्टिवली जॉइंटली बेयर करते हैं और उस रिस्क बेयर करने की वजह से उनको मुनाफा मिलता है एक अग्रीड रेशो में। सिमिलरली रिस्क की वजह से फिर घाटा भी हो सकता है, जो घाटा उनको उसी अग्रीड रेशो में बेयर करना होता है। ठीक है, decision making and control. Decision making and control. The partners share the responsibility of decision making for day-to-day activities, Decisions are generally taken
with mutual consent तो सारे मिल बांट कर डिसीजन मेकिंग की एक्टिविटीज करते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से जनरली डिसीजंस लिए जाते हैं. ठीक है. फिर है जी कॉन्टिन्यूटी. तो किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म खत्म हो जाती है. बट बाकी जो लोग रह गए, अगर वो चाहें तो वो नया अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और बिजनेस को एज इट इज फिर रन कर सकते हैं. ठीक है. सिर्फ जिस पार्टनर की डेथ हो गई उसकी फैमिली को उनके शेयर का पैसा वापस कर दीजिए. ठीक है जी. एंड बचे हुए पार्टनर उसी बिजनेस को टेकअप कर सकते हैं. ठीक है. A partnership firm gets dissolved at the death, retirement, insolvency or insanity of any partner or insanity of any partner. However, the remaining partners may continue the business. Remaining partners may continue the business on the basis of a new agreement. On the basis of a new agreement. लास्ट म्यूचुअल एजेंसी. साहब ये हमने बात करी थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल. ठीक है. सो जो एक पार्टनर का डिसीजन है दैट इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन. ठीक है. लिखते हैं. A partnership business may be carried on by all partners or one of the partners acting for all. One of the partners acting for all. In other words, there is a relationship of mutual agency between all the partners. Act of one partner is binding on all other partners. Is binding on all other partners. ठीक है. तो ये थे जी हमारे फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. नेक्स्ट है हमारे मेरिट्स. फायदे क्या क्या हैं एक पार्टनरशिप फर्म के.
ease of formation and closure. Ease of formation and closure लिखेंगे इसके बारे में. A partnership firm can be easily formed by a mutual agreement between two or more people who agree to carry a lawful business. Who agree to carry a lawful business. ठीक है. B. Registration is not compulsory. C. Closure is also an easy task. Closure is also an easy task. Balanced decision making. Balanced decision making. तो साहब सबसे पहला क्या था हमारा, रजिस्ट्रेशन की बात करी हमने. ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर बहुत आसानी से बन सकता है. ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और क्लोज भी आप उतनी आसानी से कर सकते हैं. सेकंड है डिसीजन मेकिंग. सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में वहां पे एक आदमी डिसीजन ले रहा था, यहाँ पे सबकी अपनी एक्सपर्टीज है, तो एक बैलेंस ज्यादा रैशनल डिसीजन हम ले सकते हैं. डिसीजन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म is likely to be more balanced than a sole proprietorship firm. More balanced than a sole proprietorship firm, as different partners will have their own expertise in different areas of function. ठीक है. नेक्स्ट इज मोर फंड. सर ज्यादा पैसा आएगा क्योंकि ज्यादा लोग हैं जो अब कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं बिजनेस में. एज कैपिटल इन अ पार्टनरशिप फर्म is contributed by number of partners it is possible to raise larger amount of funds as compared to a sole proprietorship
बिजनेस, तो ज़्यादा पैसा आप रेस कर सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। शेयरिंग ऑफ रिस्क, सब अब क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो उनका रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, कंपनी ज़्यादा रिस्क उठा सकती है, इसलिए ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है। ठीक है, एक आदमी का रिस्क एपेटाइट लिमिटेड होता है, अब 10 लोग हो गए तो 10 लोगों का अपना इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट है, तो कंपनी ज़्यादा रिस्क उठा सकती है, फर्म कलेक्टिवली ज़्यादा रिस्क उठा सकती है। The risk of a partnership firm is shared jointly by all the partners thus increasing the risk appetite of the firm, thus increasing the risk appetite of the firm। सीक्रेसी, सब सीक्रेसी मेंटेन बहुत आसानी से हो जाती है क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट सीक्रेसी ज्यादा अच्छे तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप में मेंटेन होती है क्योंकि एक ही आदमी इन्वॉल्व होता है वहां पे। A partnership firm is not bound by law to disclose, is not bound by law to disclose its books of accounts, to public. Therefore, it's easier to maintain confidentiality, is easier to maintain confidentiality of information. It's easier to maintain confidentiality of information. ठीक है जी, यहां खत्म होते हैं हमारे मेरिट्स। अब आते हैं लिमिटेशंस। 4 लिमिटेशंस हैं छोटी छोटी। सबसे पहली चीज तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलें आगे, हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशंस। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है, इसलिए मैं फटाफट लिखवा रहा हूं आपको। Number 1, unlimited liability। The partners have an unlimited liability. Personal assets of the partners may be used for repaying debts, in case the business assets
are insufficient to pay debts. ठीक है जी. As a partner is individually and jointly liable for the firm's debts, it is a drawback. सब जो अमीर पार्टनर है उसके लिए नुकसान है क्योंकि बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, उनके शेयर की लायबिलिटी भी ये पे कर रहा है. इट इज अ ड्रॉबैक फॉर अ पार्टनर with greater wealth. They will have to repay the entire debt. They will have to repay the entire debt in case the other partners are unable to do so. In case other partners are unable to do so. ठीक है जी. Second, limited resources, लिखेंगे इसके बारे में. As there is a restriction on number of partners, as there is a restriction on number of partners who can be a part of firm, the contribution in terms of capital, investment is usually not sufficient to support large scale business operations. Not enough to support large scale business operations. ठीक है. Therefore it is difficult for a firm to grow. Beyond a certain scale. तो साहब एक लिमिटेशन जरूर आ जाती है. हालांकि पार्टनर्स से बैंडविड्थ आपकी बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, बट यहाँ पर भी क्योंकि लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स है तो आपके पास एक बड़े स्केल पर जाने के लिए एक लेवल के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ लिमिटेशन. ठीक है, टू ग्रो योर बिजनेस एंड टू ग्रो इट टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है, तो साहब अभी यहीं तक करेंगे. ठीक है, प्लीज डू रिवाइज दिस लेक्चर. In case you have any question, please do write it to us. ठीक है, we'll take this forward in the next class. Till then, thank you so much. Bye bye.